तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 21 मार्च का द हिंदू का न्यूज़ पेपर। हाँ। तो पहला न्यूज़ हमारा क्या है, कल हमने क्या देखा था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो डोर स्टेप राशन डिलीवरी का जो स्कीम था ना, वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। ठीक है। तो उसका रीजन ये दिया था उसने कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी की स्कीम चला रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम नाम के साथ स्टेट गवर्नमेंट नहीं चला सकता है। ठीक है। मेनली होता क्या है ना, स्कीम हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है क्या, सेंटर सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है। इसमें क्या होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कि 100% जो फंडिंग होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। ठीक है। 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया या एडमिनिस्ट्रेटिव जो टोटल एक्सपेंडिचर्स होता है वो मैनेज कौन करता है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड में क्या होता है मेरा, वो एक होता है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सेंटर स्पॉन्सर्ड। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देता है और कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट देता है। ठीक है। जो फंड होता है उसमें शेयरिंग दोनों करता है, बट टोटल इम्प्लीमेंटेशन का जो कॉस्ट होता है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो लगता है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाता है, जैसे यहाँ पे करवा रहा था। ठीक है। तो मेनली क्या होता है, हमने न्यूज सुना है कि बहुत सारा स्टेट क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट नहीं करता है। रीजन ये होता है ना कि शेयर में फंडिंग तो वो भी दे रहा है, फंडिंग में शेयर तो वो भी दे रहा है, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर उसका पॉलिटिकल हो जाता है कि अगर मान लिया जाए कि 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट भी उसे फंड दे रहा है। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए हमारा एक स्कीम का, जैसे हो गया ये आयुष्मान भारत योजना। ठीक, उसमें क्या होता है थोड़ा मोड़ा स्टेट भी फंड करता है, बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो क्या होता है, नाम जो होता है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो ये थोड़ा पॉलिटिकल नेम के चक्कर में भी एक टसल हो जाता है। तो मेनली यहाँ पे क्या था, इसलिए जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसे ये बोला था ठीक है हम एक काम करते हैं कि जो हमारा नाम था ना स्कीम का, मुख्यमंत्री मतलब डोर स्टेप राशन योजना समथिंग, तो उसमें से हम मुख्यमंत्री हटा के, जो मुख्यमंत्री हम लोग हटा देते हैं। ठीक है। और उसको नेमलेस, मतलब कोई नाम नहीं रखते उसका। ठीक है, उसको आप लागू करने दो। अल्टीमेटली क्या उसने ये बोला सीएम ने दिल्ली के कि उसका कोई नाम नहीं होगा। ठीक है, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए, आपके नाम से हम लागू करते हैं, बट आप उसको बैंड मत करो, उसको कंटिन्यू करने दो। तो कल हमने इसी डिस्कस किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो ये एक्ट मेनली क्या है कि 75% जो पॉपुलेशन है हमारा, ठीक है, रूरल एरिया में, उसको कवर करता है, और 50% पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरिया उसको कवर करता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मिला के टोटल इंडिया का 67% पॉपुलेशन को ये कवर करता है। ठीक है। उन लोगों को सस्ते रेट पे अनाज दिया जाएगा। ठीक। इसके अलावा हमारा एक और स्कीम है अंत्योदय अन्न योजना। उसमें क्या है कि सबसे जो गरीब से गरीब परिवार है, गरीबों में गरीब परिवार जो है, उसको 35 kg पर फैमिली मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में पर पर्सन का दिया गया है। ठीक है, एक पर्सन को कितना मिलेगा वो डिफाइन किया गया है। ठीक। और यहाँ पे क्या बोला गया कि एक फैमिली को कितना मिलेगा। ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पे मान लो कि एक फैमिली में 7 मेंबर्स है। ठीक। तो अगर एक को 5 kg मिल रहा है तो 35 kg इसको मिलेगा टोटल। और यहाँ पे यूनिट, क्योंकि मेरा फैमिली है, हर फैमिली को 35 kg बोला गया है, तो भले ही यहाँ पे फैमिली मेंबर्स 3 ही क्यों ना हो, तब भी उसको 35 kg ही मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि जो हमारा मतलब जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको 6,000 रुपये तक मिलेगा। ठीक है। और जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन मील मिलेगा, पका हुआ खाना। अगर मान लो जहाँ पर फूड ग्रेस देना पॉसिबल नहीं हुआ तो वहाँ पे गवर्नमेंट उनको फूड सिक्योरिटी अलाउंस देगा। ठीक। डिस्ट्रिक्ट्स में और स्टेट लेवल पे ग्रीवेंस रेजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म बनाएगा और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेगा। आज देखते हैं हमारा आज का न्यूज़। तो हमारा ये नीति आयोग ने क्या किया था ना कि अंडमान एंड निकोबार के डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज वगैरह निकाला था, उसी को लेकर ये चीज़ें समथिंग कि जो पॉलिसी निकाला तो नॉर्मली उस पॉलिसी के अंदर क्या है कि उसने ट्राइबल्स और इकोलॉजी को थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया। तो उससे क्या होता है, ट्राइबल्स का जो लाइवलीहुड होता है उसका और इकोलॉजी का उसका कंसर्न हो रहा है। ठीक है। तो अल्टीमेटली इसके अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसको हम लोग देखेंगे। ठीक। तो तो मेनली इसके अंदर क्या हो रहा है ना, कुछ कुछ एग्जांपल हमारा, कुछ कुछ एक हमारा यहाँ पर ये है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अंडमान के अंदर। तो वो क्या हो रहा है कि उसको गवर्नमेंट ने डी नोटिफाई कर दिया, मतलब वो पहले प्रोटेक्टेड एरिया था मेरा। ठीक है। अब उसको प्रोटेक्टेड एरिया की लिस्ट से हटा दिया, जिससे कि वहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट हो सके। ठीक। तो इससे के कारण इकोनॉमिकली हमारा मतलब इकोलॉजिकली डिस्ट्रक्शन होगा वहाँ पे। ये रहा हमारा। ठीक है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ डी नोटिफाइड द इंटायर ग्लेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू अलाउ द पोर्ट हियर। क्लियर है। तो ये अब यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम समझेंगे। एक क्या है, हम लोग यहाँ देखेंगे क्या ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है।
उसके बाद ये कुछ कुछ ट्राइब्स का नाम भी है, तो हम लोग देखेंगे कि अंडमान निकोबार के अंदर कौन कौन सा ट्राइब्स होता है, ठीक। उसके बाद ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको हम लोग देखेंगे कहाँ पर है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया के अंदर कौन कौन सा है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, तो सबसे पहले ये समझ लो कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या है। जैसे मान लिया जाए ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ये रहा सिंगापुर, ठीक है। इंडिया को मान लो कि सिंगापुर में कुछ सामान भेजना है, तो क्या होगा कि नॉर्मल क्या होता है कि सिंगापुर का शिप आएगा इंडिया के पोर्ट पे, यहाँ पे फिर लोड होगा, ठीक, फिर वो शिप जाएगा, फिर अनलोडिंग होगा वहाँ पे। बट क्या होता है कि ये जो बड़ा बड़ा शिप होता है कि नॉर्मली पोर्ट के पास आ नहीं पाता, बिकॉज उतना गहराई हो नहीं पाता है, या उतना मतलब जो भी रीजन हो, कोई पोर्ट उतना हो नहीं पाता, तो ये लोग क्या करते हैं ना, समुद्र के बीच में ही एक पॉइंट होता है कि मतलब एक पॉइंट है जहाँ पर जो सिंगापुर का शिप आएगा वहाँ पे वो शिप रहेगा, फिर इंडिया के साइड से इंडिया पोर्ट से एक शिप जाएगा, ठीक, तो वहाँ पे माल अनलोडिंग होगा या लोड होगा, ठीक है, फिर वहां से फिर सिंगापुर जाएगा। क्लियर है, तो मतलब क्या एक पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों कंट्री का शिप जो यहाँ लोडिंग और अनलोडिंग होता है सामान, ठीक है, डायरेक्टली ना जाके एक पॉइंट होता है हमारा, मतलब इंडिया के चाहे वो सी के पास हो जाए, चाहे सिंगापुर के सी के पास हो जाए, तो एक बॉर्डर एक पॉइंट होता है हमारा जहाँ पर जो माल आता है बाहर से, ठीक, मतलब जो बाहर इंपोर्ट होता है चाहे एक्सपोर्ट होता है वो लोडिंग या अनलोडिंग होता है। तो ट्रांसशिपमेंट इज व्हेन कार्गो और कंटेनर इज मूव्ड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर व्हाइल इन ट्रांजिट टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है, जो मैंने बताया यहाँ पे लोड अनलोड होता है, उसके बाद वो फाइनल डेस्टिनेशन पे अपने जाता है। तो ट्रांसशिप कंटेनर काउंट ट्वाइस इन द पोर्ट परफॉर्मेंस, से देखा चाहिए। अब अंडमान निकोबार का बात हो रहा है, तो अंडमान निकोबार का मैप देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा हमारा अंडमान निकोबार का मैप, तो ये रहा हमारा अंडमान, ठीक है, लोअर अंडमान ये रहा मेरा। पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर है, तो पोर्ट ब्लेयर मेरा कहाँ पर है, अंडमान आइलैंड पे, ठीक। फिर आता है मेरा कार निकोबार आइलैंड, ये रहा मेरा। फिर ये लिटिल अंडमान है मेरा, ठीक है, अंडमान, लिटिल अंडमान, कार आइलैंड निकोबार, फिर निकोबार आइलैंड, ठीक है, और लास्ट में हमारा ग्रेट निकोबार यहाँ पर है, लिटिल निकोबार यहाँ पर है। फिर देख लेते हैं कौन कौन से ट्राइब्स मिलते हैं हमारा अंडमान निकोबार में। तो ग्रेट अंडमान अंडमानीज तो नॉर्मल से नाम से ही पता है ये, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। फिर ये ओंग, ठीक है, जेंगिल, सेंथलीज, जरावा, निकोबारीज और शॉम्पिन। देखो ये तो नाम से याद रहेगा, ठीक है, तो याद क्या करना पड़ेगा, ओंगी, जेंगिल, सेंथलीज, जरावा और शॉम्पिन, ठीक। अब क्योंकि न्यूज में हमारा एक बॉडी का नाम था नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, तो देख लेते हैं उसके डिटेल। तो ये जो बॉडी है हमारा सेक्यूरिटी बॉडी है, क्यों, क्योंकि इसको एक्ट से बनाया गया है, ठीक है। जो हमने देखा था जो बॉडी होता है मेरा 3 टाइप का होता है, क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सेकंड मेरा होता है सेक्यूरिटी बॉडी जिसको गवर्नमेंट ने लॉ बना के मतलब लॉ पास करके बनाया हो। और थर्ड मेरा होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक, जिसको गवर्नमेंट ने ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाया, जैसे नीति आयोग, ठीक है, उससे पहले प्लानिंग कमीशन, तो दोनों हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी था। तो हमारा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या है, हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बना है। तो ये मेनली काम क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, ठीक है, तो मेनली क्या एडवाइजरी नेचर है, इसका फंक्शन है एडवाइजरी है, सिर्फ एडवाइस दे सकता है, बाद में उस एडवाइस को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। It has power to review all the wildlife related matter and approve project in and around national park and sanctuaries। मतलब कि अगर नेशनल पार्क या सेंचुरीज के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास कोई प्रोजेक्ट वगैरह एस्टेब्लिश करना हो तो उसके लिए जो परमिशन वगैरह चाहिए, ठीक ना, वो सब यही प्रोवाइड करवाता है। अब क्या है कि अगर मान लो ये नेशनल पार्क है, ठीक, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो अगर मान लिया इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है, तो अगर मान लो इसके एरिया के अंदर थोड़ा सा भी अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्री हो इसका होगा ना, लाइक एग्जांपल बाउंड्री में कुछ भी चेंज होगा, चाहे वो इंक्रीज करना हो चाहे डिक्रीज करना हो, तो बिना इसके अप्रूवल के नहीं हो सकता है वो, तो इसको परमिशन लेना ही पड़ेगा। तो नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज इन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी डन विदाउट अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। क्लियर। अब इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, फंक्शन देख लिया, कॉम्पोजिशन। इसको चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, नॉर्मली हमको देख के ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर को चेयर करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को कौन चेयर करता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर। इसमें टोटल 47 मेंबर्स होते हैं, उतना ही याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। प्राइम मिनिस्टर भी होता है, उसके अलावा कुछ एक्स ऑफिसो मेंबर्स भी होते हैं, ठीक, तो कुछ मेंबर्स पार्लियामेंट के भी होते हैं, कुछ एनजीओ के भी होते हैं, ठीक ना। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट खाली ये है कि इसका जो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे। उसके अलावा कुछ मेंबर्स इसका लोकसभा राज्यसभा से भी होते हैं, और आउटसाइडर भी कुछ होते हैं।
ठीक है। अब एक और चीज था उसमें क्या कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट देख लेते हैं इंडिया के अंदर। तो हमारा कौन कौन सा, आगरा फोर्ट यूपी में, अजंता की महाराष्ट्र में, एलोरा के महाराष्ट्र में, ठीक है, ताजमहल यूपी में, महाबलीपुरम हो गया मद्रास तमिलनाडु में, ये सन टेम्पल कोणार्क में हो गया उड़ीसा, ठीक, काजीरंगा आसाम, कोलाडो टेम्पल, ठीक है, नेशनल पार्क सॉरी आसाम, मानस भी आसाम में है। फिर ये गोवा का हमारा ये हो गया, ठीक है, फतेहपुर सिकरी यूपी में, हम्पी कर्नाटका, खजुराहो हो गया एमपी, एलिफेंटा के महाराष्ट्र, चोला टेम्पल तो वही तमिलनाडु, महाबली पट्टाधिकाल हमारा ये हो गया, सुंदरवन तो बंगाल हो गया, नंदा देवी तो शायद उत्तराखंड में है, बुद्धिस्ट सांची तो एमपी, हुमायूं तुम दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, ठीक है। टोटल 39 है हमारे यूनेस्को साइट्स। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ ऐड हुआ है तो उनको मिला के सबको 39 है, तो लेटेस्ट डेटा मेरा क्या 39 है। तो माउंटेन रेलवे इन इंडिया, तो दार्जिलिंग साइड में वो हमारा, फिर महाबोधि टेम्पल बिहार में, ठीक, रॉक सेंटर भीमबेटका यूपी में, ये क्या है पावा आर्कोलॉजिकल पार्क है हमारा, ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र, रेड फोर्ट, ठीक है, जंतर मंतर वेस्टर्न घाट, ठीक, हिल फोर्ट, फिर हमारा ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रानी का वॉक, जो हमारे शायद 200 रुपए के नोट के ऊपर भी है, 100 या 200 के नोट के ऊपर है, जो भी है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है थोड़ा, क्योंकि इंडिया करेंसी के ऊपर भी ये है। आर्कोलॉजिकल साइट नालंदा महाविद्यालय ये बिहार, काजीरंगा ये है, ये मेरा है सिक्किम में है। ये एक इंडिया का पहला मिक्स्ड हमारा साइट्स है हमारा, ठीक है। ये मतलब इसको नेचुरल भी है हमारा, ठीक है, और ह्यूमन भी है, और हमारा बायोडाइवर्सिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अहमदाबाद, ठीक, फिर ये विक्टोरिया गोथिक चर्च और जयपुर सिटी लेटेस्ट एडिशन। फिर क्या है नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं हम लोग। देखो ये पर्टिकुलर न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आज न्यूज़पेपर में 2 न्यूज था जिसके अंदर एनजीटी का नाम आया, ठीक है, तो इधर भी एनजीटी का नाम आया हमारा, ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार एनजीटी को अच्छे से करवा दिया जाते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता है एनजीटी न्यूज में आते रहता है। तो देख लेते हैं हम लोग एक ही बार अच्छे से समझ लेते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता क्या है। तो मेनली क्या सिक्योरिटी बॉडी है, क्यों, क्योंकि एनजीटी एक्ट के थ्रू ये बना है मेरा, ठीक। ये मेनली क्या होता है इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करवाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है टॉपिक। इट इज नॉट बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर, गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब ये जो सीआरपीसी हमारा है, आईपीसी, ठीक, और सीआरपीसी होता है उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन नहीं देता। ये क्या है नेचुरल प्रिंसिपल जो होता है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये अपना जजमेंट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर जो नॉर्मल कोर्ट में होता है वो नहीं होता है। अगर सिंपल सा बात है ना, अगर नॉर्मल प्रोसेस करना होता तो अलग ये बॉडी क्यों बनाता, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कोई भी अगर एप्लीकेशन आता है, कोई भी केस आता है, तो 6 महीने के अंदर उसको डिस्पोज शो करना पड़ेगा, मतलब लिमिटेशन ऑफ टाइम होता है यहाँ पे। अभी के टाइम में क्या है, इसके अंदर 2 टाइप का मेंबर होता है, एक होता है एक्सपर्ट मेंबर, एक होता है जुडिशियल मेंबर, ठीक है। 2 टाइप के मेंबर होते हैं इसके अंदर। तो अभी के टाइम में क्या है 10 हमारा मतलब हमारा एक्सपर्ट मेंबर है और 10 जुडिशियल मेंबर है। लेकिन जो एक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, लेकिन अभी हाफ ही है, मतलब क्या हाफ स्ट्रेंथ पे अभी भी काम कर रहा है ये। तो currently 10 expert member and 10 judicial members act allow up to 20 of each, ठीक। Only a judge of Supreme Court or a chief justice of a high court can be appointed as a chairman। चेयरमैन कौन होगा, या तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, ठीक, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, ठीक। तो मेंबर्स आर चूजन बाय द सिलेक्शन कमिटी, ठीक है। तो सिलेक्ट कमिटी जो इसका होता है वो मेंबर चुनता है कि हमारा कि एक्सपर्ट मेंबर कौन होगा, हमारा जुडिशियल मेंबर कौन होगा, ये चुनता है। तो जुडिशियल मेंबर आर चूजन फ्रॉम एप्लीकेशन हुआ सर्विंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक। तो जुडिशियल मेंबर का सिलेक्शन कैसे होता है कि जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं या रिटायर हो गए उनके नाम के अंदर से कुछ नाम को चुना जाता है जो कि एज ए जुडिशियल मेंबर यहाँ पे काम करेगा। और जो हमारा एक्सपर्ट मेंबर होता है वो कौन होता है कि जो एडिशनल सेक्रेटरी के ऊपर का जो भी पोस्ट पे जो अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स थे, ठीक, या रिटायर हो चुके सर्व करके, उनका उनका एप्लीकेशन मंगाया जाता है, फिर उनमें से कुछ एक्सपर्ट मेंबर को चुना जाता है, ठीक है। एक्सपर्ट मेंबर मस्ट हैव द डॉक्टरेट इन रिलेटेड फील्ड। नर्सिंग से बात है, नाम में एक्सपर्ट है तो उस फील्ड का एक्सपर्ट उसको होना चाहिए। चेयरमैन एंड द मेंबर जो होता है उसका टर्म्स क्या होता है 5 इयर्स का होता है, और दोबारा वो रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, मतलब एक ही बार उसका अपॉइंटमेंट होगा, 5 साल के बाद वो रिटायर हो गया तो फिर उसके बाद उस पर सेम पर्सन दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। एनजीटी पासेस ऑर्डर, अब ये जो ऑर्डर प्रोवाइड करता है तो किस किस एक्ट के अंदर ये ऑर्डर प्रोवाइड करवाता है, जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट के थ्रू होगा, कुछ भी होगा इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है उसका यूज करके ये डिसीजन दे सकता है, ठीक है। एयर
कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये एक्ट याद कर लेना, बिकॉज ये 5 तो है यहाँ पर। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इस एक्ट के अंदर ये सब डिसीजन देता है, बिकॉज एमसीक्यू आ चुका है एक ईयर इसके ऊपर। तो उन्होंने लिस्ट में दिया था, ये सब नाम दिया था, लास्ट में दिया था एक और नाम दिया था उन्होंने, फॉरेस्ट एक्ट समथिंग। तो फॉरेस्ट एक्ट तो यहाँ पे होता नहीं है, इसलिए फॉरेस्ट एक्ट अगर आपको पता है कि नहीं होता है तो आपने वो काट दिया, तो इसलिए आंसर निकल गया। तो इसलिए इसको तो देख लेना। तो इसका क्या है कि हाल ही फिलहाल में इसको प्रपोज किया है कि इसका 5 और मतलब जगह पे हम लोग इसका हेडक्वार्टर या फिर सिटिंग बनाएंगे, बेंचेस बनाएंगे। जैसे न्यू दिल्ली में एक तो ऑलरेडी है ही, भोपाल में बनाएंगे, पुणे में होगा, कोलकाता में होगा, चेन्नई में होगा। ठीक है, ये इशू कंप्लीट हो गया हमारा। अब अगला देखते हैं। अब क्या है कि हमने देखा है कि म्यांमार में जो आर्मी था उन्होंने मतलब जो वहाँ का जो पॉलिटिकल पावर है उसको कैप्चर कर लिया है, ठीक है, कूप कर लिया एक टाइप से। तो वही अब न्यूज़ है क्या कि इंडिया के अंदर जो मिजोरम के सीएम है, उन्होंने ये बोला है कि नेशनल चाहते हैं ना कि देखो ये रहा मेरा इंडिया का बॉर्डर, ठीक है, ये रहा मिजोरम। तो नेचुरल सा बात है अगर यहाँ पे कुछ भी हलचल होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो नेचुरल सा बात है इंडियन बॉर्डर के अंदर जो माइग्रेंट्स है या रिफ्यूजीज है उनका आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्रीज है उतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं फेंस नहीं है, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है कि उसको फेंस करना पॉसिबल ही नहीं है, इतना हिली डार्क जंगल्स वगैरह है, ठीक। तो उसको फेंसिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या होता है माइग्रेंट्स जो होता है एग्जाम्पल, क्योंकि म्यांमार में देखो जब भी किसी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगा तो वहां से माइग्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने देखा था मिडिल ईस्ट में हुआ था, जब सीरिया का वॉर स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से जा रहे हैं, यूरोप पहुंच रहे थे, मतलब बोट पे जाके, जिसके कारण कि समुद्र में गिरने का उनका डेथ भी हो जा रहा था, ठीक है। तो अभी जैसे म्यांमार में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ चुका है मेरा, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या हो रहा है, जो बॉर्डर एरिया के पास है वो इंडिया में आ रहे हैं, ठीक, एज अ रिफ्यूजी इंडिया में आ रहे हैं। तो वही मिजोरम के सीएम ने ये बोला है कि म्यांमार जो है वो पॉलिटिकल इनस्टेबल है अभी, ठीक। तो इसलिए रिफ्यूजी को आप अलाउ करने दो, आने दो। जैसे हमने 1971 में किया था कि बांग्लादेश में जब हुआ था उस टाइम में पॉलिटिकल डिसस्टेबिलिटी हुआ था, तो हमने बांग्लादेश के जो रिफ्यूजीज है उनको अलाउ किया था इंडिया में आने के लिए, ठीक है। तो वही बोला है कि इंडिया जो है मतलब आंख नहीं बंद कर सकता है, म्यांमार में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर आंख बंद करके नहीं रह सकता है वो। अल्टीमेटली वो उसका नाइबर है, तो अगर इंडिया चाहता है कि कल को मैं सुपर पावर बनूं या फिर मतलब मैं रीजनल पावर बनूं, तो उसको स्टैंड लेना पड़ेगा इस इश्यूज के ऊपर, ठीक है। तो वही चीज है ये कि आंख बंद करके आप नहीं रह सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपना घर के साइड में मतलब संभाल नहीं सकते हो तो आप कैसे पूरा सिटी को संभालोगे, या फिर कैसे बोल सकते हो पूरा सिटी के अंदर कि मैं सुपर पावर हूँ, ठीक। अगर आप अपना पड़ोसी में ही मतलब शांत नहीं रख पाओगे या फिर पड़ोस के इशू में आप अगर स्टैंड नहीं ले पाओगे तो वर्ल्ड के अलग अलग मुद्दों पर आप स्टैंड कैसे ले पाओगे। वही है। एक और न्यूज़ है हमारा क्या कि इंडियन मानसून जो हमारा अभी के टाइम, हमने क्या पढ़ा था ज्योग्राफी के अंदर कि मेरा क्या था कि जब स्टार्टिंग में क्या था हमारा बहुत साल पहले, कि जो पूरा हमारा अभी जो कॉन्टिनेंट हम लोग देख रहे हैं 7 कॉन्टिनेंट, वो क्या था एक साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। एक साथ जुड़ा हुआ था हमारा लैंड, ठीक है, लैंड जुड़ा हुआ था। उसके चारों ओर क्या था ओशियन था मेरा, ठीक है। लैंड जो था अभी जो हम लोग देख रहे हैं अलग अलग लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, एशिया, ये सब पहले क्या था यूनाइटेड था मेरा। तो जो यूनाइटेड लैंड था उसको हम लोग क्या कहते थे पेंजिया। और जो ये उसके चारों जो समुद्र था हमारा उसको कहते थे हम लोग पैंथालासा। शायद ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, इसलिए कहते हैं ना हम लोग कि अगर अगर आपने मतलब जो कोर सब्जेक्ट होता है हमारा, जो बेसिक सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर अगर काम किया है, तो उसको अच्छे से अपना फाउंडेशन बनाया है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग में आपका जो टाइम होता है ना बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। अगर आपने बेसिक नहीं बनाया अपना तो आपको न्यूज़पेपर जब पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 घंटा 1.5 घंटा ऐसे लगेगा। लेकिन अगर आपने बेसिक अपना किया हुआ है, ऑलरेडी फाउंडेशन बनाया हुआ है, तो हार्डली 30 to 40 मिनट्स इनफ है आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करके सब कुछ समझने में, ठीक है। तो यहाँ पैंथालासा हो गया यहाँ पे, ठीक। ये पेंजिया रहा सुपर कॉन्टिनेंट, और ये सुपर वाटर बॉडी मेरा पैंथालासा, ठीक। अब हुआ क्या कि बिकॉज ऑफ सम रीजन, ठीक, ये जो लैंड मास था पेंजिया का वो टूट गया, ठीक है। पेंजिया का जो लैंड मास था वो टूट गया। आधा लैंड मास इसका नॉर्थ साइड में गया, आधा इसका गया साउथ साइड में, ठीक। जो नॉर्थ में गया उसको हम लोग क्या कहते हैं लॉरेशिया, ठीक है। और जो हमारा साउथ में है उसको क्या कहते हैं हम लोग गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना कहते हैं। अब क्या हुआ ये जो लैंड मास गोंडवाना आगे बढ़ा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये भी आगे जाके 2 पार्ट में टूटा, ठीक। एक पार्ट क्या हुआ कि हमारा ये
नॉर्थ ईस्ट में बढ़ा, हमारा इस साइड बढ़ा, ये फिर टूट गया, ये टूट के आधा पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर आया, तो जो पार्ट ये इधर गया हमारा ना नॉर्थ ईस्ट में, वो हमारा बना इंडिया, और जो इधर आया वो मेरा बना क्या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है उसी के बारे में क्या है कि जब हमारा ये जो टूट के गोंडवाना का पार्ट जब इंडिया था, तो टूट के जब नॉर्थ ईस्ट साइड में बढ़ रहा था, उसी टाइम में हमारा, उसी पीरियड में हमारा जो इंडियन मानसून का जो पैटर्न है ना वो स्टैब्लिश हुआ। तो देखते हैं क्या है। और हाँ, तो India separated from the supercontinent Gondwana and took a long northward journey about 9,000 km. The subcontinent moved from the southern hemisphere, crossed the equator to reach its current position, जहाँ पे अभी है. The evaluation of the monsoonal climate in India is still debatable and not fully understood. ठीक, तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसके बारे में अभी हम कुछ श्योर नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी जो मानसून हमारा है वो जो डेवलप हुआ है, कब डेवलप हुआ है, जब ये गोंडवाना से टूट के हमारा नॉर्थ साइड में ये मूव कर रहा था इंडिया। The monsoon system we experience now dates back about 25 million year ago. अब अगला न्यूज मेरा क्या है, हाँ ये रहा। इंडिया क्या है कि अभी तक हीलियम जो है यूएसए से हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक ना, लेकिन क्या हुआ, अब इंपोर्ट जो यूएसए कर रहा था, यूएसए ने ये बोला कि हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग अपना जो हीलियम वगैरह उसको सेव करेंगे या फिर अपना प्रोडक्शन को कम करेंगे, जिससे कि हम फ्यूचर में उसको यूज कर पाए। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया, इंडिया जो डिपेंडेंट था यूएसए के ऊपर हीलियम का इम्पोर्ट के लिए, ठीक है, यूएसए एक्सपोर्टर था हीलियम का, ठीक, इंडिया इंपोर्टर था। तो एक्सपोर्टर ने ये बोला कि हमारा यूएसए ने ये बोला कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उतना। तो नॉर्मल सा बात है, इंडिया में जो हीलियम जो यूज होता था या फिर इंडिया जो इंपोर्ट करता था, तो उसके लिए एक बैड न्यूज है। तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा इससे। तो हीलियम इज कलरलेस, हीलियम कैसा कैसे कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, ठीक है, और एक इनर्ट और नॉबल गैस है हमारा। तो अगर ज्योग्राफी में एक होता है ना इसका, दो हमारा नॉबल गैस हमारा यही होता है, ये सेट होता था, हटा, ठीक है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो इट फाइनली इसका एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है, ये जो हम लोग एमआरआई स्कैनर करते हैं ना, एमआरआई जो स्कैन होता है मेरा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वहाँ पे यूज होता है, मेरा रॉकेट में एज अ फ्यूल यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, ठीक है। तो इंडिया इम्पोर्ट हीलियम फॉर इट्स नीड एंड विद द यूएस एक्सपीरियंसिंग इस कट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ हीलियम सिंस इतना इंडियन स्टेट हैवी लॉस, मतलब वही है, इंडिया टोटली डिपेंडेंट है इसके ऊपर। अगर मान लो कि यूएसए से इंपोर्ट करते हैं हम लोग, यूएसए अगर अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अगर कट करता है, यूएसए ने अगर डिसाइड किया कि हम अपना एक्सपोर्ट को कट करेंगे, कम एक्सपोर्ट करेंगे अब, तो ये इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा खबर है, या फिर हैवी लॉस होगा इस समय, ठीक है। यूएस बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर ऑफ हीलियम अक्रॉस द वर्ल्ड। इट वाज सून रियलाइज द यूएस वाज सो बिगेस्ट स्टोर हाउस ऑफ द हीलियम, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है हीलियम का वो कौन है, हमारा यूएसए है। द यूएस नाउ इज प्लानिंग टू स्विच ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ हीलियम, मतलब लेकिन अब क्या है कि यूएसए प्लान कर रहा है कि हीलियम का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना उसको हम बंद कर दें, ठीक है। अब क्या इंडिया के पास ऑप्शन क्या है, इंडिया के पास पहला ऑप्शन तो ये है कि अल्टरनेटिव खोजे। तो अल्टरनेटिव कहाँ पे हमारे पास है, कतार, कतर जो कंट्री है मेरा, वो अल्टरनेटिव हमको दे सकता है, बट कतर के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारा पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक जो है हमारा वो मतलब उतना ज्यादा भरोसा लायक नहीं है, या फिर उतना अच्छा रिलेशन हमारा नहीं है उसके साथ जिसका मतलब भरोसा कर सके, या फिर वो हमारा मतलब इतना वैल्यूबल गैस हमको दे सके, ठीक है। तो नॉर्मल सा बात हुई कि इंडिया के पास दो रास्ता बचता है क्या, हीलियम का, जो यूएसए अगर मान लो कि एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा, ठीक ना, तो हमारे पास, तो हमें तो मतलब चाहिए ही हीलियम, तो हमारे पास दो रास्ता है, ठीक, या तो हम कोई अल्टरनेटिव कंट्री खोजे, ठीक है, जहां से हम हीलियम को इंपोर्ट कर पाए, या दूसरा क्या है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करें, और जो चीज आज के टाइम में हीलियम के ऊपर डिपेंडेंट है उसको किसी और मेटल के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ हम लोग यूज करके उसका रिप्लेसमेंट ले आए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है मेरा, कि भैया रिसर्च होगा इसके ऊपर, ठीक है, बहुत सारी चीज को ट्राई किया जाएगा, उसमें फेलियर्स मिलेगा, फिर जाके एक पर्टिकुलर सक्सेस हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो सकता है, बट अभी तो हमको चाहिए कुछ ना, अल्टरनेटिव चाहिए था, तो अभी शॉर्ट टर्म में क्या सॉल्यूशन है मेरे पास, शॉर्ट टर्म में ये है कि कोई ऐसा कंट्री खोजो जब हमको, जहां से हम हीलियम को इम्पोर्ट कर पाए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेरे पास क्या रास्ता है कि जब भी सॉल्यूशन देना हो किसी प्रॉब्लम का ना, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करके देना, एक शॉर्ट टर्म मेजर और एक लॉन्ग टर्म मेजर, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे क्या है कि कोई अल्टरनेटिव कंट्री खोजे हम लोग, ठीक, और लॉन्ग टर्म में क्या है कि रिसर्च करके उस प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव निकाले हीलियम का। अब देखो यहाँ पे एक न्यूज है क्या, ट्रेडिशनल फॉर्म साइबर सेफ्टी। अब क्या है, साइबर सेफ्टी जो है हमारा जीएस पेपर 3 का पार्ट है, ठीक है। अगर आपने एक बार, इसलिए क्यों होता है, इसलिए कहता हूँ ना बार बार की एग्जांपल, अगर आप बेसिक पे अपना काम करते हो ना, फाउंडेशन पे काम करते हो, या सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिक पे काम करते हो आपका, तो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग में बहुत टाइम बचता है।
क्यों? देखो यहाँ पे अगर आपने पेपर 3 का सिलेबस के अंदर साइबर सिक्योरिटी को अच्छे से पढ़ लिया है कि लाइक एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी जो होता है उसमें 4 स्टेक होल्डर होते हैं। कौन होता है? एक जो उस प्रोडक्ट को मतलब एक जो यूज कर रहा है मेरा, ठीक है, यूजर हो गया, ठीक। एक सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है मेरा, ठीक है। एक हो जाता है मेरा गवर्नमेंट हो जाता है, ठीक। एक हो गया मेरा जो हैकर्स वगैरह वो हो जाता है, ठीक है। तो चारों एंगल से अगर आपने समझ लिया सबका इशू, ठीक है। लाइक एग्जांपल यूजर है तो वो डिजिटली होता है, मतलब क्यों होता है यूजर के साथ विक्टिम क्यों बन यूजर हमारा विक्टिम क्यों बनता है? बिकॉज डिजिटल इलिटरेसी इंडिया के अंदर हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो सेफ्टी के साथ मतलब उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। हम लोग चीप प्रोडक्ट पे यूज करते हैं, चीप प्रोडक्ट में क्या होता है सेफ्टी को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है हमारा, ठीक है। उसका डिजिटल इलिटरेसी है, हमारा नेटवर्क का इश्यू हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब यूजर के साइड से फिर गवर्नमेंट का रोल हम लोग पढ़ लिया, फिर हैकर्स का रोल पढ़ लिया, ठीक। अब ये हो गया हमारा दूसरा क्या कि अब साइबर सिक्योरिटी को अगर आपको मतलब डील करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? प्री अटैक का प्लानिंग होना चाहिए, ठीक। कि अगर मान लिया जाए कि अचानक से कोई अटैक होता है तो उस समय आप क्या करोगे? दूसरा क्या, अगर कोई अटैक हो चुका है उस प्रोसेस में आप क्या करोगे, ड्यूरिंग अटैक में क्या करोगे, ठीक है। और अटैक हो जाने के बाद फिर आप क्या स्टेप लोगे, ठीक है। एक चौथा तो इसी 3 इश्यू के आसपास हम करके अपना आंसर लिख कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो लेकिन वो पॉसिबल कब है? जब आपने फुल डिटेल से जो मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है साइबर सिक्योरिटी का इशू। तो अगर एक बार सिलेबस के अंदर अच्छे से देख लिया तो ये डे टू डे जो थोड़ा मोड़ा निकलते रहता है इसको देखने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपने एक बार अच्छे से वहाँ देख लिया है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो डे टू डे आप कितना ही पढ़ लो तो वो अल्टीमेटली आपका क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं बनने वाला है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो होता है वो बहुत ही थोड़ा देता है, तो कभी भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपका नहीं बना पाएगा किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए अगर बेसिक्स पे काम करो, अपना फाउंडेशन जो मटेरियल होता है उसके ऊपर काम करो, तब न्यूज़पेपर रीडिंग में आपका टाइम भी बचेगा और प्लस इफिशियंसी भी इंप्रूव होगा, क्योंकि आप समझ पाओगे न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर आपने इंडिया और यूएसए का फॉरेन रिलेशन या फिर इंटरनेशनल रिलेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक ना, वो समझ लिया है तो आपको ये डे टू डे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर आपने देखा है क्या इंडिया यूएसए का रिलेशन, तो आपको पता है क्या यूएसए जो है एडवांस साइंटिफिकली एडवांस कंट्री है, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या है कि स्पेस में भी इसका बड़ा हाथ है, ठीक है। ये रस तो नेचुरल सा बात है, और प्लस यहाँ पे क्या कि यहाँ का इकोनॉमी भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और जितना भी आपका कंपनीज वगैरह है बड़े बड़े सब एमएनसीज वगैरह ज़्यादातर यहीं से आते हैं, तो नेचुरल सा बात है कि इंडिया क्या लेगा यहाँ से? इंडिया स्पेस में इसके साथ क्या कर सकता है, मतलब कोलैबोरेशन कर सकता है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है वहाँ से टेक्नोलॉजी मिसाइल्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे कैपिटल वगैरह है, ठीक, उसको एफडीआई में यहाँ पे इंडिया से आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का मार्केट हमारा सर्विस प्रो मतलब हमारा एक सर्विस के लिए बहुत अच्छा मार्केट है हमारा। तो इंडिया क्या कर सकता है यहाँ पे अपना सर्विस एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है यहाँ पे, ठीक, ठीक है। ये सब चीज तो वही बात है, अगर आपने डेली पढ़ लिया तो आपको पता होगा कि नेचुरल सा बात है कि यूएसए जो है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है, तो नेचुरल सा बात है इंडिया उसके साथ क्या करेगा, इसरो के साथ मिलके, इसरो और नासा के साथ मिलके कुछ कोलैबोरेशन हो सकता है फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए, ठीक। या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, इस सब के ऊपर वो ट्रीटी साइन होगा। तो इतना पता ही है तो फिर इतना पूरा न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना पढ़ो फिर देखो। तो इंडिया ने क्या साइन किया स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपका मतलब दोनों ने ट्रीटी साइन किया कि हाँ हम लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है। पैसिफिक रीजन में वही पीस स्टेबिलिटी के लिए वो सब काम करेंगे हम लोग, ठीक। उसका हमारा तो इसलिए क्या है कि बेसिक जो सब्जेक्ट होता है सिलेबस होता है ना, बेसिक मटेरियल उसके ऊपर काम करो, ठीक। सिर्फ करंट अफेयर्स या फिर इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो इंस्टीट्यूट की मटेरियल के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली अगर फाउंडेशन वीक रहेगा, ठीक है, फाउंडेशन वीक रहेगा तो कितना भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ लो, कितना भी करंट अफेयर्स पढ़ लो, वो जो बिल्डिंग बनाओगे ना उसके ऊपर, वो जब रियल टाइम टेस्टिंग टाइम आएगा तो बिल्डिंग ढह जाएगा पूरा। इसलिए वर्क ऑन फाउंडेशन, ठीक है। तो अब अगला न्यूज़ क्या है कि हमारा पहले क्या था कि इंडिया के अंदर क्या था 1952 के अंदर, ठीक है, चीता को बोल दिया गया था कि अब इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है, इंडिया में पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या इतने सालों के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग अफ्रीका से, ठीक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से चीता को इंडिया में बुलाएंगे और यहाँ पे रिलोकेट करेंगे, ठीक है, इंडिया में रिलोकेट करेंगे। तो वही फिर केस सुप्रीम कोर्ट में गया फाइनली, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है आप मंगा सकते हो वहां से। तो वही इंडिया विल रिसीव इट्स फर्स्ट बैच ऑफ लार्ज कैट फ्रॉम अफ्रीका बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो कहाँ कहाँ से वो आएगा, ठीक, हमारा नबेबिया से आएगा चीता इंडिया में, और साउथ अफ्रीका से आएगा, ठीक है। ये दो कंट्री का नाम याद रखना, कहाँ कहाँ से आएगा, नबेबिया से और साउथ अफ्रीका से इंडिया में चीता आने वाला है।
ठीक है। ये दो कंट्री में क्या है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलेशन चीता का मिलता है। द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड दैट लार्ज कार्निवोर्स विल बी रिलोकेटेड फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर। पहला बार दुनिया में ऐसा हो रहा है जब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ये एनिमल्स का रिलोकेशन हो रहा है, कार्निवोरस एनिमल्स का। ठीक है। तो इंडिया में चीता जो था वो था एक्सटेंड घोषित किया गया था कब, 1952 के अंदर। ठीक। अब इंडिया में आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो इंडिया में कुछ कुछ साइट्स हमने डिसाइड कर रखा है कि वो चीता के लिए अच्छा है। लाइक मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, सहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का राजस्थान में। ठीक है। मिली दो है राजस्थान में, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है। तो इनके आसपास का एरिया या जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं वो थोड़ा एरिड एरिया होता है, जैसे अफ्रीका में होता है हमारा मतलब जोन, उस टाइप का सिचुएशन यहाँ मिलता है, इन्वायरमेंट यहाँ मिलता है। इसलिए डिसाइड किया गया है कि ये जो ट्राई जंक्शन है ना, इसी के आसपास चीता को रिलोकेट किया जाएगा। तो हमने देखा राजस्थान में ये दो हमारा सेंचुरी है। फिर क्या है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो नेशनल पार्क, महादेव नेशनल पार्क एंड नूरादेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश। ठीक है। तो ये याद रख लेना कहाँ पे कौन सा है। फिर हमारा ये न्यूज है कि वॉल्केनो है आयरलैंड में, ये पेनिसुला का नाम याद रख लेना। ठीक है। रिकेजेंस पेनिसुला आइलैंड में, आइसलैंड में है, यहीं पे वो हमारा हुआ है वॉल्केनिक इरप्शन। अब आइसलैंड है कहाँ पर, उसका मैप भी देख लेते हैं हम लोग। तो आइसलैंड हमारा यहाँ पर है। आइसलैंड ये रहा, आयरलैंड शायद यहाँ पर है। ठीक है। ये आयरलैंड जो हम लोग आज के टाइम में बोलते हैं ना यूके, तो यूके क्या है कि तीन कंट्री से मतलब तीन टेरिटरी से मिलकर बना है। आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड है, और फिर ये मेरा ब्रिटेन है। ठीक ना। ये तीनों मिलके बना बनता है यूके। अगर कभी ब्रिटेक्स का ब्रेक्सिट का कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ पे फिर अच्छे से इसको देख लेंगे हम, कि ब्रिटेन तो चाहता है कि हम लोग मतलब यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाए, बट ये दोनों कंट्री नहीं चाहता है। ठीक है। तो वो ख्याल यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आइसलैंड में एक भूकंप हुआ था, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। तो वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ हुआ था, तो इस पेनिनसुला में हुआ था। ठीक है। और इसका लोकेशन कहाँ पर है, आइलैंड का, आइसलैंड का मेरा लोकेशन है यहाँ पे। ठीक है। ये रहा। ठीक। अगला न्यूज है हमारा क्या, रेपो रेट कट हुआ है। ठीक है। तब नेचुरल से बात है कि अगर आपने इकोनॉमिक्स के ऊपर काम नहीं किया है तो आप कितना भी न्यूज को पढ़ लो यहाँ पे, तो रेपो रेट का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक। तो रेपो रेट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या होता है कि ये रहा आरबीआई। ठीक ना, ये रहा बैंक। हमने मॉनेटरी पॉलिसी में क्या पढ़ा था कि बैंक जो होता है उसको दो टाइप का फंड मैनेज करना पड़ता है। एक क्या होता है मेरा CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है, बैंक एक पर्टिकुलर अमाउंट कैश में रखता है, ये पूरा पूरा कैश में होता है, आरबीआई के पास रखता है ये। ठीक है। दूसरा होता है क्या, SLR। इसमें क्या होता है, कैश भी हो सकता है। ठीक है। इसमें कैश भी हो सकता है, सिक्योरिटीज भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ कैश होगा। ठीक। ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब रेपो रेट क्या होता है, क्या होता है, कभी कभी बैंकों को आरबीआई से शॉर्ट टर्म में कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं। ठीक है। तो आरबीआई के पास क्या होता है, बैंक जिस रेट पे, ये रहा बैंक, ये रहा आरबीआई। ठीक। अगर मान लिया जाए बैंक जो है आरबीआई से पैसे लेगा जाके, ठीक है, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंकों को पैसा देगा, ठीक है, आरबीआई जो बैंकों को पैसा देता है और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, दो रूट होता है, एक होता है मेरा बैंक रेट, ठीक, एक होता है मेरा रेपो रेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मेनली होगा वही कि बैंक आरबीआई से पैसा मांगेगा, आरबीआई जो होता है बैंकों को पैसा देगा एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। लेकिन जो पैसा आरबीआई देता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट से वसूलता है, जो तरीका होता है दो होता है, एक होता है बैंक रेट के थ्रू, एक होता है मेरा रेपो रेट के थ्रू। बैंक रेट में होता है क्या, अगर मान लिया जाए बैंक रेट में क्या होता है कि बैंक रेट में क्या होता है, बैंक जो है आरबीआई के पास जाएगा, ठीक है, आरबीआई उसको पैसा देगा। ठीक, क्लियर है। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोलेट्रल बैंक को जमा नहीं करना पड़ता है। ठीक, कोई भी टाइप का सिक्योरिटी या कोई भी टाइप का कोलेट्रल बैंकों को जमा नहीं करना पड़ता है। जबकि रेपो रेट में वो जब जाएगा लेने के लिए बैंक, ठीक है, तो बैंकों को आरबीआई के पास अपना कुछ सिक्योरिटीज जमा करना पड़ता है। ठीक है, बैंक आरबीआई को सिक्योरिटी जमा करेगा, ठीक है, आरबीआई फिर उन सिक्योरिटी पर उसको पैसा देगा और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे वसूलेगा, तो वो मेरा कहलाएगा रेपो रेट।
ठीक है, क्लियर है। तो डिफरेंस यही होता है बैंक रेट और रेपो रेट में क्या, कि बैंक रेट में क्या होता है कि हमारा कोई कोलेटरल इन्वॉल्व नहीं होता है, बट रेपो रेट में हमारा कोलेटरल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो, अब ये रहा कि पहले हम लोग बहुत खुश हो गए थे, एग्जाम्पल 2021 आ चुका है तो वैक्सीन आ गया तो कोरोना चला गया, तो केस डेली केस हमारा 2000 के आसपास आ गया था, बट अब हमारा केस लगभग 40,000 के आसपास आ चुका है। तो इसीलिए फ्रेंड्स एसएमएस करो। ठीक है, एसएमएस का मतलब क्या है, ठीक है, सैनिटाइज करो खुद को टाइम टू टाइम, मास्क पहनो, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो। ठीक है, तो एसएमएस करो और लोगों को ही बोलो कि एसएमएस करें, ठीक, कि मास्क पहने, सैनिटाइज करें खुद को, मास्क पहने खुद को, और सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज मेंटेन रखें। ठीक है, तो फिर इसी के साथ फिर आज का खत्म हो चुका है हमारा ये, तो कल फिर मिलते हैं, तो हैव अ गुड डे।